VBU FIU GP सेमेस्टर 1 वाले जिनका भी सेशन 25 से 29 से साथियों, उनके लिए जो आपका माइनर सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, ठीक है, यानी भूगोल, उनके लिए हम लोग VBI क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला, क्योंकि ये जो है आपका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। बहुत सारे लोग कमेंट करके ये कन्फ्यूज़न होते हैं, तो आप कन्फ्यूज मत होइए। जो आपका सिलेबस न्यू वाला है उसी के अनुसार ये जो है वीडियो आया है, और ये आपका जो है माइनर सब्जेक्ट जो हुआ करता था उसी का नाम चेंज होके AC रखा गया, यानी एसोसिएटेड कॉर, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि पृथ्वी और सौर मंडल की उत्पत्ति और संरचना का वर्णन करना हमें, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार सिर्फ पृथ्वी के बारे में पूछ लेगा या फिर सिर्फ सौर मंडल के बारे में अलग अलग करके भी एग्जामिनर पूछ सकता है। तो जो भी पूछे आपको क्लियर करना है। तो देखिए आंसर है कि सौर मंडल की उत्पत्ति सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो देखिए लिखा है दोस्तों कि सौर मंडल की उत्पत्ति आज से लगभग 4.568 अरब वर्ष पहले हुई थी। यानी जो हमारा सौर मंडल है उसकी उत्पत्ति आज से 4.568 अरब वर्ष पहले मानी जाती है। इसकी प्रक्रिया को नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से, यानी उसी के माध्यम से विस्तार में समझा जा सकता है। तो चलिए समझते हैं। देखिए इसका विशाल आणविक बादल, अंतरिक्ष में गैस और धूल की एक विशाल बादल था जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना था। पास के किसी तारे की विस्फोट से निकली सर्कवेव ने इस बादल को अस्थिर कर दिया, जिससे यह क्या हुआ कि केंद्र की ओर सिकुड़ने लगा था। यानी क्या हुआ था, देखिए कि अंतरिक्ष में गैस और धूल का जो विशाल बादल था उसका मुख्य रूप से कौन से गैस का था, तो हाइड्रोजन का और हीलियम से था। तो उससे एक तारे का विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने से जो है वो एक जो बादल था वो अस्थिर हो गया, ठीक है, अस्थिर हो गया, जिससे एक केंद्र बना और वो जो है सिकुड़ने लगा। तो ये है। आगे देखिए कोणीय संवेग, जैसे जैसे बादल छोटा हुआ या जो है तेजी से घूमने लगा और एक चपटी प्लेनेटरी डिस्क में बदल गया। यानी ये पहले चपट गया, छोटा हुआ, और ये प्लेटनरी डिस्क में बदल गया। इसका केंद्र में अत्यधिक द्रव्यमान जमा होने से आदि सूर्य वगैरह का निर्माण हुआ। यानी इसका द्रव्यमान ज़्यादा जमा हो जाने से आदि सूर्य यानी प्रोटोसन वगैरह का जो है निर्माण हुआ। उसके बाद देखा जाए दोस्तों तो संलयन की शुरुआत, जब केंद्र का तापमान जो है लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था, तब क्या हुआ कि हाइड्रोजन के परमाणु जो है वो आपस में जुड़कर हीलियम बनाने लगे थे। जब इतना तापमान पहुंचा तो जो भी हाइड्रोजन का परमाणु था वो आपस में जुड़ के हीलियम बनाने लगे। इससे सूर्य एक सक्रिय तारा बन गया और भारी मात्रा में सौर ऊर्जा निकलने लगी। तो ये हुआ था, संलयन की शुरुआत हुआ था। उसके बाद देखिए ग्रहों का संगठन, डिस्क में बने हुए मलबे के कण आपस में टकराकर प्लेटेनिसिमल, ठीक है, प्लेटेनिसिमल बने। यानी सूर्य के करीब गर्मी के कारण केवल चट्टाने पिंड बच सके, यानी पिंड यानी छोटे छोटे पिंड में बट गया, आंतरिक ग्रह में बन गया। जबकि दूर ठंडे क्षेत्र में जो गैस और बर्फ के विशाल पिंड थे वो बाहरी ग्रह बन गए, ठीक है। तो ये सब हुआ था। तो ये हमारा जो है सौरमंडल की संरचना यानी उत्पत्ति के बारे में था। उसके संरचना के बारे में देखा जाए तो देखिए लिखा है दोस्तों कि सौरमंडल की संरचना, सौरमंडल केवल ग्रहों की समूह नहीं है, बल्कि एक ये जो है वो एक जटिल व्यवस्था है जिसमें सूर्य आता है हमारा। यह सौरमंडल का केंद्र और ऊर्जा का स्रोत है। फिर आंतरिक जो है इंटरनल सौरमंडल, इसमें 4 चट्टानी ग्रह जिसमें बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी और मंगल वगैरह इसमें शामिल है, जहाँ जो है वास करना प्रवास करना संभव हो पाता है। इसके पास कम से कम या कोई चंद्रमा नहीं है। यानी इसके पास कम या कोई चंद्रमा नहीं है, और इसका घनत्व जो है बहुत ही ज़्यादा अधिक है। ये 4 चट्टानी ग्रहों का। फिर आगे हमारा है क्षुद्र ग्रह बेल्ट। तो देखिए दोस्तों लिखा है कि मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित यह ग्रह यानी यह क्षेत्र जो है उन चट्टानों से बना है जो कि ग्रह के रूप में नहीं ले पाई। सौरेस यहाँ का सबसे बड़ा पिंड के रूप में यह हमारा क्षुद्र ग्रह में से एक है। फिर आगे देखिए तो वो है दोस्तों कि बाहरी सौरमंडल, इसमें वनस्पति यानी बृहस्पति और शनि जो कि गैस का दानव के रूप में जाना जाता है ये सब, और अरुण और वरुण
बर्फदानों के रूप में, ये सभी जो है शामिल हैं बाहरी सौरमंडल में। इसके चारों ओर जो है रिंग के जैसा दर्जनों चंद्रमा वगैरह हुआ करते हैं। तो ये सभी हमारा जो है वो सौरमंडल की संरचना है। तो साथियों आगे देखिए, पार नेपुलचन क्षेत्र, इनमें कुइपर बेल्ट जहाँ प्लेटिए वगैरह स्थित है, प्लूटो वगैरह, और ऊट क्लाउड वगैरह जो कि धूमकेताओं का घर वगैरह है, ये सभी शामिल है इसमें, जो सौरमंडल की बाहरी सीमा वगैरह को निर्धारित करने का काम करता है। तो ये सौरमंडल की जो भी संरचना है, जो भी उत्पत्ति है, ये सभी चीज़ हमने देख ली है दोस्तों। अब देखेंगे कि जो हमारा पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति और संरचना के बारे में। तो पहले देखेंगे पृथ्वी का विकास। शुरुआत में पृथ्वी एक गर्म पिघली हुई अवस्था में थी, यानी पहले एक गर्म और पिघली हुई अवस्था में थी। समय के साथ जो है यह ठंडी हुई और विभेदन की प्रक्रिया के माध्यम से ये जो है भारी पदार्थ वगैरह के केंद्र, यानी भारी पदार्थ वगैरह जो भी है वो केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ वगैरह जो है वो ऊपर उठ गए, ऊपर आ गए। इसी प्रक्रिया से जो है पृथ्वी की विभिन्न परतें वगैरह भी बनी और यहाँ जो है पृथ्वी का विकास भी हुआ था। चलिए आगे देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी को 3 मुख्य परत में विभाजित किया गया है। पहला परत हो गया भूपर्पटी। तो देखिए दोस्तों, यह सबसे ऊपरी ठोस जो है हमारा ठोस परत है। इसके 2 भागों में इसे जो है बांटा गया है। पहला हो गया महाद्वीपीय क्रस्ट, जिसमें सिलिका और एल्युमिनियम वगैरह है, और दूसरा हो गया महासागरीय क्रस्ट, जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम वगैरह है। तो ये 2 भागों में इसे बांटा गया भूपर्पटी को। इसका देखिए आगे लिखा है दोस्तों कि इसकी मोटाई जो है वो 5 किलोमीटर है समुद्र के नीचे, यानी समुद्र के नीचे 5 किलोमीटर, और 70 किलोमीटर जो है पर्वतों के नीचे तक इसकी जो है मोटाई होती है। तो ये मेरा पहला है भूपर्पटी। फिर दूसरा हो गया जो है दोस्तों मेंटल, ठीक है, मेंटल। तो क्रस्ट के नीचे 2900 किलोमीटर की गहराई तक ये फैला हुआ परत है हमारा। यह मुख्य रूप से ओलिविन जैसे सिलिकेट खनिजों से बना हुआ है, और इसकी ऊपरी हिस्सा जो है वो एस्ट्रेनोफर कहलाता है, जो अर्ध तरल अवस्था में होता है, यानी आधा तरल और आधा ठोस अवस्था, यानी अर्ध तरल अवस्था में होता है, जो कि प्लेट विवर्तनिकी वगैरह के लिए ये जिम्मेदार होता है। तो ये दूसरा हमारा रूप है। तीसरा हो गया कोर दोस्तों। तो ये जो है वो पृथ्वी की सबसे आंतरिक भाग होता है, जो कि 2900 किलोमीटर से लेके 7371 किलोमीटर तक फैला हुआ रहता है। 6371, ठीक है, 6371 किलोमीटर तक फैला हुआ रहता है। इसे जो है नीफ यानी NiFe के नाम से जाना जाता है। क्यों कहा जाता है? तो Ni यानी कि निकेल और Fe यानी कि लोहा, ठीक है। तो इसीलिए इसे जो है नीफ के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए बाहरी कोर देखा जाए तो तरल अवस्था में ये होता है, यानी जो बाहरी कोर इसका होता है वो तरल अवस्था में होता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये तरल अवस्था में होता है। और जो इसका आंतरिक कोर है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा दबाव के कारण जो है वो ठोस अवस्था में हुआ करता है। तो ये 3 भाग में जो है वो पृथ्वी की संरचना का वर्णन किया गया है, बताया गया है कि जो है पृथ्वी जो है वो 3 आंतरिक संरचना में बटा हुआ है। चलिए आगे देखेंगे साथियों कि जो हमारा पृथ्वी के मंडल, यानी पृथ्वी में कौन कौन से मंडल हैं। तो पहला हो गया हमारा स्थल मंडल, जो कि ठोस ऊपरी परत होता है हमारा। दूसरा हो गया वायुमंडल दोस्तों, जो कि एटमॉस्फेयर, जो गैसों का आवरण वगैरह, इसमें 78% नाइट्रोजन पाया जाता है और 21% ऑक्सीजन पाया जाता है, और भी छोटे छोटे कुछ जो हैं गैस वगैरह पाए जाते हैं वायुमंडल में। फिर हमारा तीसरा हो गया दोस्तों, वो है जलमंडल, ठीक है, जलमंडल, जो कि पृथ्वी पर मौजूद सारा जल, जो कि लगभग 71% है, वही हमारा जलमंडल है। फिर चौथा हमारा है वो है जीवमंडल दोस्तों, वह क्षेत्र जहाँ जीवन संभव हो पाता है, तो वो हमारा जीवमंडल कहलाता है। तो ये 4 मंडल में जो है पृथ्वी को बांटा गया है। तो इस क्वेश्चन में हमने दोस्तों पृथ्वी के संरचना, उसके उत्पत्ति के बारे में, साथ ही साथ जो है सौरमंडल के उत्पत्ति और संरचना के बारे में अच्छे से समझने का प्रयास किया। आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि भूकंप से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों, कारणों एवं प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो चलिए समझेंगे साथियों कि भूकंप क्या है, कैसे आता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो देखिए आंसर देखिए सीधा समझिए नॉर्मल सा, कि भूकंप का सामान्य अर्थ क्या होता है कि पृथ्वी का कांपना, यानी पृथ्वी हिलती है, डुलती है, कांपती है, तो वही हमारा भूकंप कहलाता है।
यह एक जो है प्राकृतिक आपदा है जो पृथ्वी के अंदर अचानक ऊर्जा निकलने के कारण उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा से भूकंपीय तरंगे पैदा होती है जो चारों दिशाओं में फैलकर धरातल को जो है कंपन करवाती है, यानी जो धरती है उसे कंपन पैदा करती है उसके अंदर, जिससे जो है पृथ्वी हिलता है, धरती हिलता है और वही जो है भूकंप आता है। जिस स्थान पर यह हलचल शुरू होती है उसे जो है हम लोग उद्गम केंद्र कहते हैं और सतह पर उसके ठीक ऊपर वाले बिंदु को अधिकेंद्र कहा जाता है। यानी जहाँ ये हलचल शुरू होती है उसे उद्गम केंद्र कहा जाता है और उसके सतह के ठीक ऊपरे वाले बिंदु को जो हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं। आगे देखेंगे कि भूकंपीय तरंगों का वर्गीकरण हम लोग, तो भूकंप के समय 3 प्रकार की ऊर्जा तरंगे निकलती हैं, जो कि पहला हो गया हमारा प्राथमिक तरंग। ये जो है अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं जो कि ध्वनि तरंगों की भांति ठोस होता है, ये तरल होता है और गैस, तीनों माध्यम ये चल सकती है और इसकी गति जो है बहुत ही ज़्यादा होती है, यानी बहुत ही सर्वाधिक होती है। फिर दूसरा हो गया हमारा दोस्तों वो है द्वितीयक तरंगे, यानी दूसरा तरंगा, ठीक है। तो ये अनुप्रस्थ होता है जो यानी ट्रांसवर्स होता है, ठीक है। ये तरंगे जो केवल ठोस माध्यम में ही गमन करती है, ये पी तरंगों से अधिक विनाशकारी होती है, यानी उससे ज़्यादा ये विनाशकारी होती है। फिर तीसरा हमारा हो गया धरातलीय तरंगे। ये सबसे अंत में पहुंचती है लेकिन इसका आयाम जो है सबसे अधिक होता है, जिससे धरातल पर बहुत ज़्यादा विनाश होता है। तो ये हमारा 3 जो है हमारा वो तरंगे है दोस्तों, भूकंपीय तरंगे का वर्गीकरण है। आगे देखेंगे कि भूकंप जो हमारा आता है उसके पीछे क्या रीजन है, यानी किस रीजन के कारण भूकंप आता है। तो देखिए लिखा है कि भूकंप आने के पीछे मुख्य रूप से 2 प्रकार के कारण होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक कारण और दूसरा होता है दोस्तों वो मानव जनित कारण, या फिर जिसको बोल सकते हैं मानव निर्मित कारण, यानी मानव की गतिविधियों के कारण जो होता है वही, ठीक है। तो देखिए पहले देखते हैं प्राकृतिक कारण। इसमें हो गया विवर्तनिकी हलचल, यानी प्लेट टेक्टोनिक्स। यह सबसे बड़ा कारण है। जब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराती है या फिर दूर हो जाती है या एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है तो भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है और उससे जो है धरती जो है कंपन करने लगती है और भूकंप आ जाता है। तो ये पहला कारण हो गया प्राकृतिक कारण। दूसरा है दोस्तों वो है ज्वालामुखी विस्फोट। जब ज्वालामुखी फटता है तो उसके दबाव से आसपास की ज़मीन वगैरह हिलने लगती है और उसी के कारण जो है भूकंप भी आ सकता है। फिर हो गया भ्रसन यानी फॉल्टिंग। पृथ्वी की चट्टानों में दरारें पड़ने या उसे घिसकने वगैरह से जो कंपन पैदा होती है, तो ये सभी जो है हमारा वो प्राकृतिक कारण है जिसके माध्यम से जो है भूकंप आता है। फिर आगे है मानवीय कारण, यानी जो मानव की गतिविधियों के कारण जो भूकंप आता है वो, तो वो कौन कौन से कारण है। पहला हो गया बड़े बांधों का निर्माण। बांध में जमा पानी का भारी दबाव पृथ्वी की परतों में असंतुलन पैदा कर सकती है जिससे जो है भूकंप आ सकता है। फिर देखा जाए कि खनन वगैरह हो रहा हो या फिर परमाणु परीक्षण वगैरह हो रहा हो तो उस जगह उसके कारण भी जो है हमारा भूकंप आता है। देखिए लिखा है कि ज़मीन के अंदर बड़े धमाके या फिर गहरी खुदाई में, यानी गहरी खुदाई वगैरह भी जो है वो स्थानीय भूकंप का कारण बन सकती है। तो ये सभी जो है हमारा प्राकृतिक कारण और मानव निर्मित या फिर मानवीय कारण है जिसके कारण भूकंप आता है। आगे देखेंगे साथियों कि जो भूकंप हमारा आता है उसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो चलिए समझेंगे। पहला हो गया हमारा भौतिक प्रभाव, जिसमें इमारतें वगैरह, रेल की पटरियां वगैरह, बांध वगैरह और बिजली के खंभे वगैरह जो है वो ध्वस्त हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। दूसरा हो गया धरातलीय परिवर्तन, जमीन का फटना, भूस्खलन वगैरह और द्रवीकरण यानी कि सॉइल लिक्विफेक्शन, जिससे मिट्टी जो है दलदली जैसी हो जाती है। तो ये सभी धरातलीय परिवर्तन भी होता है। फिर हो गया जलीय प्रभाव दोस्तों, समुद्र में सुनामी आ सकती है भूकंप के कारण, नदियों का जो है रास्ता वो बदल सकता है। तो ये सभी प्रभाव पड़ता है। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव देखा जाए तो इससे महामारी भी फैल सकती है, संचार व्यवस्था ठप होता है और पुनर्वास वगैरह की भी समस्या होती है। तो ये सभी जो है खतरनाक या फिर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं भूकंप के। अब आगे देखेंगे साथियों कि जो हमारा भूकंप है उसे कैसे मापा जा सकता है। तो भूकंप का मापन, भूकंप को मापने के लिए 2 प्रमुख पैमाने हैं। पहला हो गया हमारा
रिक्टर स्केल या भूकंप की तेजी को मापने का काम करता है, जो कि 0 से 10 तक दिखाता है, यानी भूकंप कितना तेज है। उसके बाद दूसरा हमारा हो गया दोस्तों, वो है मार्केली स्केल, और ये स्केल जो है वो भूकंप से होने वाले नुकसान या फिर विनाश वगैरह को मापने का काम करता है। चलिए आगे निष्कर्ष देख लेते हैं साथियों। तो निष्कर्ष लिखा, जो भूकंप हमारा है वो एक अनिश्चित और अत्यंत विनाशकारी प्राकृतिक घटना है। इसे पूरी तरीक़ा से रोकना असंभव है, यानी इसे रोक नहीं पाइएगा, ये संभव नहीं है। हालांकि आधुनिक तकनीक, भूकंप रोधी मकानों वगैरह का निर्माण और पूर्व चेतावनी प्रणाली के माध्यम से हम इससे होने वाले जान माल की हानि को काफ़ी हद तक कम तो कर सकते हैं, लेकिन इसे पूरी तरीक़ा से जो है रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, इसके प्रति जन जागरूकता और आपदा प्रबंधन वगैरह ही इसे जो है बचने का सबसे प्रभावी रास्ता में से एक है। तो ये हमारा भूकंप था दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से, और पहले भी ये जो है बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसे आपको कर लेना है। क्वेश्चन है साथियों कि जो हमारा वायुमंडल है उसकी संरचना और उसके संगठन का वर्णन करना। ठीक है, संगठन घटन, ठीक है, संगठन। चलिए आंसर देखेंगे। तो आंसर है दोस्तों कि वायुमंडल जो है हमारा वो पृथ्वी के चारों ओर लिपटी गैसों का एक विशाल आवरण है, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण टिका हुआ है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसी के कारण ये जो है पृथ्वी वो टिका हुआ है। यह ना केवल जीवन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करने का काम करता है, बल्कि सूर्य की हानिकारक विकिरण वगैरह से भी हमारा रक्षा करने का भी ये काम करता है। वायुमंडल का विस्तार जो है वो लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक माना जाता है, लेकिन इसका 99% द्रव्यमान जो है वो सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही लिमिट है। यानी ये जो हमारा वायुमंडल है दोस्तों, वो पृथ्वी के चारों ओर जो लिपटा हुआ गैस है उसका एक विशाल आवरण के रूप में है। और ये क्यों टिका हुआ है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टिका हुआ है। और ये सिर्फ जीने के लिए नहीं है, यानी ये सिर्फ ऑक्सीजन प्रदान नहीं करता, बल्कि जो हमारा सूर्य से बहुत सारा जो रेडिएशन वगैरह या फिर हानिकारक किरण वगैरह आती है उनसे भी जो है हमारा रक्षा करता है। तो ये हमारा वायुमंडल है। आगे देखेंगे कि वायुमंडल का संगठन मतलब होता है दोस्तों, यानी कंपोजिशन समझिए, यानी क्या क्या चीज़ से मिल के जो है हमारा वायुमंडल बना हुआ है। तो चलिए समझने का प्रयास करेंगे। तो वायुमंडल मुख्य रूप से गैस, जलवाष्प और धूल कण वगैरह का मिश्रण है। पहला हो गया गैस। तो देखिए गैस है दोस्तों जिसमें नाइट्रोजन गैस जो है 78.08% है, सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है ये उपलब्ध है। यह पौधे के लिए आवश्यक है और आग वगैरह को कंट्रोल रखने में ये नाइट्रोजन मदद करती है। फिर दूसरा गैस हो गया वो है ऑक्सीजन दोस्तों, जो कि 20.95% यानी लगभग 21% ये जो है ऑक्सीजन वायुमंडल में मौजूद है। इसको जो है जीवनदायिनी गैस के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसी से जो है हम लोग श्वास लेते हैं, तो इसलिए ये जीवनदायिनी गैस के रूप में है, जो श्वसन और दहन के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी में से एक है। फिर आगे हो गया आर्गन दोस्तों, जो कि 0.93% है। यह तीसरी सबसे प्रमुख गैस है, जिसको अक्रिय गैस के नाम से जाना जाता है, यानी इनएक्टिव गैस। ठीक है। फिर हमारा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 0.036% है। यह भारी गैस और ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है, जिससे पृथ्वी का तापमान बना रहता है। तो ये सभी जो है गैसें पाई जाती है हमारे वायुमंडल में। आगे देखेंगे कि जलवाष्प के बारे में, तो यह ऊंचाई और आकांक्षों के साथ घटती जाती है। बादल वगैरह का बनना, वर्षा वगैरह और तूफान वगैरह जैसी मौसमी घटनाएं इसी पर निर्भर करती है। यह एक कंबल की तरह काम करता है, जो कि पृथ्वी को ना ही बहुत गर्म करता है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा। ये उसे जो है ढकने का काम करता है, जब जैसा ज़रूरत हो उस हिसाब से ये जलवाष्प काम करता है। फिर तीसरा हो गया दोस्तों धूलकण। तो देखिए लिखा है कि ये सांद्रताग्राही केंद्र यानी हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लिया के रूप में काम करता है, जिससे बादल वगैरह का निर्माण होता है। आकाश का नीला रंग इन्हीं कणों द्वारा प्रकाश के परिकर्णन वगैरह के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो ये सभी जो है ये सभी चीज़ मौजूद है हमारा वायुमंडल में। ये सभी जो है वायुमंडल का संगठन है, कंपोजिशन है। आगे देखेंगे वायुमंडल की संरचना के बारे में। वायुमंडल का संरचना कैसा है? तो देखिए तापीय विशेषताओं और घनत्व के आधार पर
वायुमंडल को 5 प्रमुख परत में विभाजित किया गया है। पहला परत हो गया वो है हमारा क्षोभ मंडल दोस्तों। यह जो है सबसे निचली और सघन परत होती है, ठीक है, सघन परत। इसकी औसत ऊंचाई देखा जाए तो 13 किलोमीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है, यानी ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर। तो ये हमारा जो है इसकी औसत ऊंचाई हो गया। इसका सामान्य ह्रास दर देखा जाए यानी लैप्स रेट, तो प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होती जाता है। फिर आगे देखा जाए तो सभी मौसमी घटनाएं यानी जो भी मौसम की घटनाएं होती है जैसे कि बादल आना, वर्षा वगैरह, तूफान वगैरह, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो है वो हमारा क्षोभ मंडल में ही होता है, यानी इसी मंडल में होता है। दूसरा मंडल है दोस्तों वो है सप्ताप मंडल। इसका विस्तार देखा जाए तो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैला हुआ है, यानी धरती से 50 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। इसमें जो है तापमान जो है वो स्थिर रहता है और फिर बढ़ता है, यानी कभी स्थिर रहता है और फिर बढ़ जाता है। यहाँ बादल और मौसमी यानी मौसम संबंधी हलचल नहीं होती, इसलिए यह जो है जेट विमानें वगैरह उड़ने के लिए बहुत ही आदर्श है। यानी यहाँ जो है हमारा जो एरोप्लेन वगैरह, हेलीकॉप्टर वगैरह जो उड़ता है उसके लिए ये जो है बहुत ही ज़रूरी इसी सप्ताप मंडल में ही उड़ता है। फिर हमारा देखा जाए ओजोन परत दोस्तों, यानी इसी परत पे जो है आपको ओजोन गैस पाई जाती है जो कि सूर्य की पराबैंगनी किरणें वगैरह को अवशोषित करती है और उसे जो है हमारे तक आने से रोकती है, ठीक है। तो ये सभी काम जो है हमारा सप्ताप मंडल में होता है। फिर तीसरा हो गया दोस्तों वो है मध्य मंडल। इसका विस्तार देखा जाए तो 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक जो है इसका विस्तार है। यहाँ ऊंचाई के साथ तापमान जो है पूरी तरीक़ा से गिरने लगता है और यहाँ जो है वो -100 डिग्री सेल्सियस तक भी जो है तापमान पहुँच सकता है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड वगैरह इसी परत में चलकर खुद ब खुद राख हो जाते हैं और पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो ये हमारा मध्य मंडल है, ठीक है। फिर चौथा हो गया दोस्तों वो है ताप मंडल या फिर इसको आयान मंडल के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार देखा जाए तो ये 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक है। यहाँ विद्युत अवशेषित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहा जाता है। ये कण रेडियो तरंगे वगैरह को पृथ्वी पर वापस परिवर्तित करने का काम करते हैं जिससे संचार व्यवस्था वगैरह संभव हो पाती है। तो ये हमारा चौथा था जो है तापमंडल और आयन मंडल। पांचवा हो गया दोस्तों वो वायुमंडल। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है जो धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। यहाँ जो है वो जो हमारा हवा है यानी वायु है वो बहुत ही अत्यंत विरल हो जाता है, यानी ना के बराबर हो जाता है और मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें यहाँ पाई जाती है हमारा वायुमंडल में। तो ये सभी है। निष्कर्ष देखते हैं तो निष्कर्ष लिखा है दोस्तों कि वायुमंडल की प्रत्येक घटक और प्रत्येक परत जो है वो पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। जहाँ क्षोभ मंडल जो है वो मौसमी चक्र वगैरह को कंट्रोल करता है, वहीं हमारा जो है ओजोन परत सुरक्षा कवच वगैरह प्रदान करती है। वर्तमान में बढ़ता हुआ प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग वगैरह जो है वो वायुमंडल को इस प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ रहे हैं जो चिंता का विषय में से एक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ साथियों, जो आजकल का जो प्रदूषण फैल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है जिससे वायुमंडल का संतुलन जो है वो बिगड़ रहा है। इसीलिए कभी देखिएगा बिना मौसम का जो है बारिश वगैरह होने लगा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वायुमंडल की संरचना और संगठन के बारे में। हो सकता है आपको पूछा जाए, इसलिए आपको हर हाल में ये कर लेना। आगे क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि ज्वालामुखी क्या है, इसके प्रकार एवं वितरण को समझाइए। तो ज्वालामुखी के बारे में हम लोग समझेंगे, इसके प्रकार के बारे में समझेंगे और ज्वालामुखी कहाँ कहाँ जो है तो ये चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो आंसर देखिए लिखा है कि ज्वालामुखी जिसको वोल्केनो बोलते हैं, पृथ्वी की सतह पर वह प्राकृतिक छिद्र या फिर दरार होता है जिसके माध्यम से भूगर्भ के अत्यधिक गर्म मैग्मा यानी कि गैस, राख, धूल और जलवाष्प वगैरह धरातल पर प्रकट होने लगते हैं। तो वही हमारा ज्वालामुखी होता है, यानी फट के जो है उसमें से आग निकलने लगता है, ठीक है। यह पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा वगैरह के बाहर निकलने का एक माध्यम होता है। ज्वालामुखी की संपूर्ण प्रक्रिया को ज्वालामुखिता कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा था। चलिए आगे देखेंगे कि ज्वालामुखी के प्रमुख अंग के बारे में, यानी कौन कौन से अंग हैं। तो पहला हो गया हमारा मैग्मा चैम्बर। पृथ्वी के नीचे वह भंडार जहाँ पिघली हुई चट्टानें जमा होती है तो वो हमारा
मैग्मा चैम्बर होता है। फिर है निकास नली या पाइप जैसी संरचना, इसके सहारे मैग्मा ऊपर उठता है, तो ये हमारा हो गया। तीसरा है क्रेटर, ज्वालामुखी के शीर्ष पर स्थित ग्रीप की आकार का ये मुख होता है, इसका यानी मुंह होता है। फिर है कॉल्डेरा दोस्तों, यह क्रेटर का अत्यधिक विस्तार होता है, यह विस्फोट के बाद मुख धंस जाता है, तो इसे जो है कॉल्डेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉल्डेरा। तो ये देखिए ज्वालामुखी के अंग हैं। आगे देखेंगे कि जो हमारा ज्वालामुखी है दोस्तों उसके प्रकार के बारे में, यानी कितने प्रकार की ज्वालामुखी होते हैं। तो ये जो है मुख्यतः दो प्रकार के हैं, दो आधारों पर इसे जो है दो प्रमुख आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला हो गया उद्गार की अवधि या फिर सक्रिय के आधार पर देखा जाए तो पहला हो गया इसमें सक्रिय ज्वालामुखी, इसके नियंत्रण लावा और गैसें निकलती रहती है इससे, यानी इससे जो है लगातार लावा और गैस निकलते रहती है। उदाहरण के लिए अस्टेम्बोली जो कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है। फिर है माउंट एटना, तो यहाँ जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी एक्टिव वॉल्केनो है। फिर दूसरा हो गया प्रसुप्त ज्वालामुखी, जो वर्षों से शांत है लेकिन इसमें भविष्य में अचानक विस्फोट होने की संभावना होती है। उदाहरण के लिए विसुवियस, ठीक है, विसुवियस जो कि इटली में है। फिर है फूजियामा जो कि जापान में है। तो यहाँ जो है ऐसा अचानक विस्फोट हो सकता है जिसे हम लोग प्रसुप्त ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। फिर हो गया मृत या फिर शांत ज्वालामुखी, इसमें ऐतिहासिक काल से कोई भी उद्गार नहीं हुआ, इसके मुख में पानी भरने से झील बनी है। उदाहरण के लिए को सुल्तान जो कि ईरान में है। फिर है पोपा जो कि म्यांमार में। तो ये हमारा था पहला उद्गार, यानी कि आपको देखा जाए तो सक्रियता के आधार पर। दूसरा हो गया दोस्तों उद्गार के स्वरूप और तीव्रता के आधार पर जो है हमारा पहला है कि हवाईयान तुल्य, यह बहुत शांत होता है क्योंकि ये जो लावा बहुत ही पतला होता है। फिर हमारा दोस्तों दूसरा जो है अस्टोबोलियन तुल्य, इसके माध्यम तीव्रता के विस्फोट होते हैं, यानी इसमें मध्यम तीव्रता के विस्फोट होते हैं, यानी इसमें शांत होता है, इसमें मध्यम होता है, मिडिल। फिर हो गया तीसरा पिलियन तुल्य, यह जो है सर्वाधिक विनाशकारी और विस्फोटक होता है, इसका लावा बहुत ही अत्यंत चिपचिपा होता है। चौथा हो गया दरारी उद्गार दोस्तों, इसमें लावा बिना विस्फोट के दरारों से बाहर निकलता है, दूर तक फैल जाता है। उदाहरण के लिए भारत का दक्कन ट्रेप जो है वहाँ है, ठीक है। तो ये हमारा दो आधार पर ज्वालामुखी के प्रकारों को हमने अच्छे से समझा। आगे देखेंगे कि जो हमारा ज्वालामुखी है दोस्तों उसके वैश्विक वितरण के बारे में, यानी दुनिया में कहाँ कहाँ ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो ज्वालामुखियों का वितरण जो है वो कोई भी यादृच्छिक नहीं है, यानी कि रैंडम नहीं है, बल्कि यह प्लेट विवर्तनिकी सीमाओं के अनुसरण करता है, जिसमें पहला हो गया परिप्रशांत मेखला, इसे अग्निविलय कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्निवलय। यहाँ जो है विश्व का 75% से अधिक एक्टिव ज्वालामुखी पाए जाते हैं। यहाँ जो है दोस्तों वो अभिसारी प्लेट सीमा है, यहाँ जहाँ प्लेटों के आपस में टकराने से घर्षण और मैग्मा वगैरह की उत्पत्ति होती है। फिर हमारा दूसरा हो गया वो है दोस्तों मध्य महाद्वीपीय मेखला, यह पेटी जो है यूरेशिया के मध्य भाग में अल्पस्य हिमालय क्षेत्र और भूमध्य सागर में फैली हुई है। भूमध्य सागर के प्रसिद्ध ज्वालामुखी इसी में से आते हैं। तो ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरा ज्वालामुखी का वितरण है दोस्तों वो है मध्य अंटार्कटिका मेखला, यहाँ जो है प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है, इससे दरारी उद्भेदन होता है और मध्य अंटार्कटिका कटक का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें, ये तीसरा है हमारा। चौथा हो गया हॉट स्पॉट, ये प्लेटें सीमाओं से दूर स्थित होते हैं, उदाहरण के लिए हवाई द्वीप वगैरह। तो ये ज्वालामुखी का हमारा जो है दोस्तों वो ज्वालामुखी के जितने भी वैश्विक उतरण है, यानी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो था। आगे देखेंगे कि ज्वालामुखी का महत्व क्या है, यानी कई बार जो है इसका नुकसान तो है ज्वालामुखी का, लेकिन इसका महत्व भी है। कुछ नकारात्मक है, कुछ सकारात्मक है। नकारात्मक में देखा जाए तो जाल माल की भारी क्षति होती है, वायुमंडलीय प्रदूषण होता है और सुनामी वगैरह का खतरा बन जाता है इससे। लेकिन इसके कुछ सकारात्मक हैं, यानी कुछ बेनिफिट भी हैं। क्या क्या हैं? तो काली उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होता है इससे, बहुमूल्य खनिज वगैरह जो है सोना चांदी सल्फर वगैरह वो लावा के साथ साथ जो है ऊपर आते हैं।
और भूतापीय ऊर्जा वगैरह के स्रोत के रूप में भी ये काम करता है। तो ये इसका सकारात्मक पहलू भी है। निष्कर्ष देखा जाए तो लिखा है दोस्तों कि ज्वालामुखी जो है वो पृथ्वी की एक बहुत ही जरूरी आंतरिक प्रक्रिया में से एक है, जो कि धरातल पर नई भू आकृतियों और उपजाऊ मिट्टी वगैरह का निर्माण करती है। यद्यपि यह एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन पृथ्वी के आंतरिक ताप और दबाव के संतुलन को बनाए रखने के लिए यह प्रक्रिया बहुत ही जरूरी है, ताकि जो है पृथ्वी का आंतरिक ताप और दबाव वगैरह जो है उसके बीच जो है बैलेंस बना रहे, संतुलन बना रहे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 5वां देखेंगे दोस्तों। वो है कि वायुमंडलीय दबाव और तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर से जरूर कर लेना है। तो देखिए लिखा है कि वायुमंडल में जो हमारा तापमान होता है, यानी जो गर्मी वगैरह होती है, या फिर वायु दाब वगैरह यानी हवा वगैरह का वजन, दो सबसे प्रमुख चीज में से एक है जो कि वायुमंडल में मौजूद है। ये दोनों कभी एक जैसे नहीं रहते, जगह जगह बदलते रहते हैं। तापमान यह तय करता है कि मौसम कितना गर्म या फिर ठंडा होगा, जबकि वायु दाब जो हमारा होता है वो यह तय करता है कि हवाएं किस दिशा की ओर तेजी से चलेगी। तो ये दोनों जो है वायुमंडल में मौजूद हैं, और जहां हमारा जो है तापमान ये तय करता है कि गर्म कितना रहेगा, ठंडा कितना रहेगा, और वहीं हमारा जो वायु दाब है वो तय करता है कि हवा जो है किस दिशा से कितना तेज चलेगा। चलिए एक एक करके दोनों के बारे में देखते हैं। पहला हो गया कि तापमान को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में देखेंगे। तो देखिए तापमान का मतलब है दोस्तों कि हवा कितनी गर्म है, इससे निम्नलिखित चीज़ें प्रभावित होती है। क्या क्या होता है? तो भूमध्य रेखा से दूरी, जो कि अक्षांश है हमारा, यानी सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी गिरती है, इसलिए वहाँ बहुत ही गर्मी होती है। जैसे जैसे हम उत्तर या फिर दक्षिण ध्रुवों की ओर जाते हैं, किरणें जो है तिरछी हो जाती है और गर्मी कम होने लगता है। तो ये जो है होता है दोस्तों। फिर दूसरा हो गया कि समुद्र तल से ऊंचाई। हम जमीन से जितना ऊंचा जाएंगे तापमान उतना ही कम होता जाएगा। यही कारण है कि पहाड़ों पर जो है बहुत ज़्यादा ठंड होती है और चोटियों पर जो है बर्फ जमी रहती है। हर 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री तापमान गिर जाता है, यानी उसका जो तापमान धीरे धीरे गिर जाता है। फिर है दोस्तों समुद्र से दूरी। समुद्र के पास के इलाके जैसे कि मुंबई वगैरह का तापमान पूरे साल लगभग एक जैसा ही रहता है, लेकिन समुद्र से दूर वाले जो इलाके हैं जैसे कि दिल्ली या फिर राजस्थान वगैरह देख लीजिए, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये होता है हमारा, ठीक है, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक हैं। फिर हो गया दोस्तों हमारा समुद्री धाराएं। समुद्र में बहने वाली गर्म लहरें पास के तटों को गर्म कर देती है और ठंडी लहरें जो है उसे ठंडा कर देती है। जमीन का स्वभाव, रेतीली जमीन या फिर पहाड़ जल्दी गर्म हो जाते हैं, जबकि घने जंगलों वाले इलाके जो है वो ठंडे ही रहते हैं। तो ये सभी जो है हमारा वो तापमान को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं जो तापमान को प्रभावित करते हैं। फिर आगे देखेंगे हम लोग दोस्तों कि वायु दाब जो हमारा है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जो वायु दाब को यानी हवा के वजन को या दाब को प्रभावित करते हैं। तो देखिए लिखा है कि हवा का अपना वजन होता है जिसे वायु दाब कहते हैं। इसे प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। पहले कारक हो गए हैं वो तापमान का प्रभाव। तापमान और वायु दाब का आपस में उल्टा रिश्ता है। जब गर्मी बढ़ता है तो हवा गर्म होकर फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, जिससे नीचे दबाव कम होता है। उसके उल्टा अगर देखा जाए कि अगर ठंडी हवा भारी होती है, इसीलिए वह नीचे बैठती है और दबाव जो है ज़्यादा होता है। यानी ये तापमान का प्रभाव पड़ता है हमारा वायु दाब पर, हवा पर। फिर दूसरा हो गया ऊंचाई का प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे हम पहाड़ों पर ऊपर जाते हैं हवा की परतें पतली हो जाती है और हल्की हो जाती है, इसलिए ऊंचाई पर हवा का दबाव जो है वो कम महसूस होता है, कम हो जाता है। फिर अगला है दोस्तों कि हवा की नमी यानी हवा में नमी यानी जलवाष्प वगैरह। जिस हवा में नमी होती है वह सूखी हवा से हल्की होती है, इसलिए बरसात के दिनों में यह नमी वाले इलाकों में वायुदाब कम रहता है। फिर अगला हो गया दोस्तों कि पृथ्वी का घूमना। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते रहती है, जिससे हवाएं अपनी जगह से खिसक जाती है। इसी
यानी इस घूमने की वजह से अलग अलग जगहों पर हवा का दबाव बदलते रहता है। यानी ये सभी कारक जो है वो वायु दाब को प्रभावित करते हैं। आगे देखेंगे साथियों हमारा जो है कि तापमान और वायु दाब का जो है आपस में क्या संबंध है। तो देखिए तापमान और जो वायु दाब है उसके बीच असंतुलन ही जो है दाब प्रवणता पैदा करने का काम करता है, जिसमें हमारा हो गया कि पवन प्रवाह हमेशा जो है यानी हवा हमेशा हाई प्रेशर से होते हुए लो प्रेशर की ओर चलने का काम करता है। यानी इधर हाई प्रेशर है, धीरे धीरे लो प्रेशर की ओर चलेगा, तो ये पवन का प्रवाह रहता है। मौसम देखा जाए तो जहाँ न्यून वायुदाब होता है वहाँ हवा ऊपर उठती है और वर्षा करती है, वहीं जो अगर ऊंचा वायुदाब होता है तो वहाँ मौसम जो है शांत और साफ रहता है। तो ये दोनों के बीच जो है संबंध है तापमान और वायुदाब का। निष्कर्ष देखा जाए तो निष्कर्ष देखा है कि संक्षेप में कहें तो तापमान और वायुदाब एक दूसरे के पूरक होते हैं। सूरज की गर्मी तापमान बदलती है और तापमान बदलने से हवा का दबाव बदलता है। इसी दबाव के अंतर की वजह से हवाएं चलती है और बारिश भी होती है। इन दोनों का सही संतुलन ही पृथ्वी पर जीवन और मौसम को मुमकिन बनाने का काम करता है। तो ये क्वेश्चन था दोस्तों, क्वेश्चन था कि तापमान और वायु दाब को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग छठा की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर छठा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बोल रहा है कि ग्रीन हाउस जो हमारा है, ग्रीन हाउस गैसों के प्रभावों और ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख कारणों का वर्णन करना है हमें। तो चलिए समझेंगे। आंसर है दोस्तों कि ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके द्वारा वायुमंडल में मौजूद कुछ गैस वगैरह जो है पृथ्वी से बाहर जाने वाली ऊष्मा को रोकने का काम करती है। यह ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कि कांच के घर के अंदर पौधे की गर्मी, यानी कांच के घर के अंदर पौधे को गर्मी दी जाती है, उसी तरीका से ये जो है ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो काम करता है। यदि यह जो है प्रभाव ना होता तो पृथ्वी की औसत तापमान जो है वो -18 डिग्री सेल्सियस होता, जिससे यहाँ जीवन वगैरह संभव नहीं हो पाता। समस्या तब शुरू हुई जब मानवीय गतिविधियों के कारण इन गैसों की मात्रा बढ़ गई और जो है तापमान भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, जो है ग्रीन हाउस प्रभाव जो है ज़्यादा पड़ने लगा। आगे देखेंगे कि प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें यानी कौन कौन से गैसें जो हैं वो ग्रीन हाउस गैस में आता है। पहला हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 दोस्तों। इसमें जीवाश्म ईंधन वगैरह जो कि कोयला तेल वगैरह के जलने और वनों वगैरह की कटाई से ये जो है ज़्यादा उत्पन्न होती है। फिर दूसरा हमारा गैस है वो है मीथेन गैस दोस्तों, जो CH4 धान की खेतों, पशुपालन और कचरे के ढेर वगैरह से निकलने वाली जो हमारा गैस है वही जो है मीथेन गैस कहलाता है। आगे हमारा है नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। रासायनिक उर्वरकों और औद्योगिक प्रक्रिया से ये जो है निकलता है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड। फिर आगे हमारा गैस जो है दोस्तों उसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CFCS। रेफ्रिजरेटर यानी जो आपका रेफ्रिजरेटर वगैरह हो गया, AC वगैरह हो गया, स्प्रे कैन वगैरह हो गया, इन सभी से जो है ये हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता। और ये जो हमारा गैस है ये ओजोन परत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का काम करता है। फिर अगला गैस है दोस्तों वो है जलवाष्प, जिसको वाटर वेपर बोलते हैं। यह सबसे प्रभावी प्राकृतिक ग्रीन हाउस घटक है। तो ये सभी जो है हमारा प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं दोस्तों। आगे देखेंगे कि जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग होता है उसके पीछे क्या प्रमुख कारण है, यानी कौन कौन से कारण जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण जो है वो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का जो है वो असंतुलन होता है, यानी इनबैलेंस के कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग होती है। इसके पीछे निम्नलिखित कारक जिम्मेदार हैं। क्या क्या कारक हैं तो देखिए, पहला कारक हो गया जीवाश्म ईंधन का दहन। बिजली उत्पादन, परिवहन और उद्योगों में कोयला और पेट्रोल का जो है बहुत ज़्यादा अत्यधिक उपयोग से भारी मात्रा में CO2 उत्सर्जित होता है, जिससे जो है हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। दूसरा हो गया वनों की कटाई दोस्तों। पेड़ जो है CO2 वगैरह को सोख कर ऑक्सीजन छोड़ने का काम करता है, लेकिन अगर पेड़ वगैरह को काटने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्राकृतिक अवशोषण कम होता है और जो है CO2 बढ़ जाता है और ये वायुमंडल में जाके
ग्लोबल वार्मिंग वगैरह को बढ़ाने का काम करता है। फिर हो गया हमारा आधुनिक कृषि, रासायनिक खादों वगैरह का प्रयोग हो गया, और बड़े पैमाने पर पशुपालन मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह का उत्सर्जन को बढ़ाने का काम करते हैं, यानी इन सभी गैसों को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिलता है। फिर आगे दोस्तों, औद्योगिकीकरण, कारखानों से निकलने वाला धुआं हो गया, हानिकारक रसायन वायुमंडल के तापीय गुण वगैरह को बदल देने का काम करते हैं। फिर है नगरीकरण, शहरों में बढ़ती कंक्रीट की संरचनाएं और वाहनों की संख्या अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव पैदा करती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आगे देखेंगे कि जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है दोस्तों, उससे क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रभाव हो गया क्रायोस्फीयर, ठीक है, क्रायोस्फीयर का प्रभाव होता है, यानी अंटार्कटिक की बर्फ का पिघलना और अंटार्कटिका की बर्फ की चादरों का टूटना। इससे पृथ्वी के अल्बेडो कम हो रहा है, ठीक है, अल्बीडो कम हो रहा है, जिससे गर्मी और भी तेजी से बढ़ रही है। तो ये पहला प्रभाव पड़ता है। दूसरा प्रभाव हो गया महासागरीय प्रभाव, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है, महासागरों का जो है अम्लीयकरण हो रहा है, जिससे मूंगा चट्टानें वगैरह भी मर रही है। तो ये बहुत ज़्यादा। तीसरा हो गया मौसम का चरम सीमा, अल नीनो जैसी घटनाओं की आवृत्ति बढ़ता है, यानी आवृत्ति बढ़ना, चक्रवातों का अधिक तीव्र होना और बादल वगैरह का फटना, इसमें आता है हमारा प्रभाव होता है। चौथा हो गया पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन, कई प्रजातियों को अपने प्राकृतिक आवास से पलायन और विलुप्ति, पौधे में फूलों के खिलने के समय में बदलाव वगैरह। तो ये पांचवा है कि स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था, उष्णकटिबंधीय रोग वगैरह जैसे कि मलेरिया, डेंगू वगैरह, ये सभी जो है ठंडे क्षेत्र में प्रसार होते हैं। कृषि उपज घटनों से खाद्य असुरक्षा और जलवायु शरणार्थियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। तो ये सभी जो है हमारा वो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव हैं। साथियों आगे देखेंगे कि इसका समाधान क्या होना चाहिए, यानी इसके समाधान के बारे में और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के बारे में। तो देखिए पहला हमारा है कियोटो प्रोटोकॉल, जो कि 1997 में हुआ था। विकसित देशों के लिए ये उत्सर्जन में कटौती की कानून का लक्ष्य दिया गया इसमें। फिर दूसरा है पेरिस समझौता, जो कि 2015 में हुआ था। वैश्विक तापमान वृद्धि को इस सदी के अंत तक, यानी इस सदी के अंत तक 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे सीमित रखने का संकल्प लिया गया है पेरिस समझौता में। फिर आगे है नवीकरणीय ऊर्जा की और संक्रमण, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया और हाइड्रोजन ऊर्जा वगैरह को बढ़ावा देना, जिससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग वगैरह जो है उसका, यानी वो सब ज़्यादा ना बढ़े, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह को रोका जा सके। वनीकरण वगैरह, यानी अधिक से अधिक वृक्षारोपण वगैरह, मृदा संरक्षण वगैरह करना। तो ये सभी समाधान है, ये सभी सरकारी प्रयास हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है, जिनके माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है। चलिए निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों। तो निष्कर्ष लिखा है कि हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो मानवीय हस्तक्षेप से उपजी एक गंभीर वैश्विक समस्या में से एक है। यदि समय रहते ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम नहीं किया गया तो सौर और पवन ऊर्जा जैसे विकल्प को नहीं अपनाया गया तो इसका जो है परिणाम बहुत ही दुष्परिणाम होगा, यानी बहुत ही गलत परिणाम होगा। पूरी मानवता के लिए ये विनाशकारी भी सिद्ध हो सकता है। तो ये हमारा ग्लोबल वार्मिंग का था दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि महासागरीय नीतल की संरचना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, यानी महासागरीय नीतल की संरचना का हमें संक्षिप्त वर्णन करना है। तो देखिए आंसर है कि पृथ्वी की लगभग 71 भाग जो है, यानी 71% भाग जो है वो जल से ही ढका हुआ है, यानी पानी से ही ढका हुआ है। लंबे समय तक यह माना जाता था कि समुद्र का तल एक सपाट मैदान की जैसा है, यानी काफ़ी समय तक तो ये माना गया कि जो समुद्र का तल है, निचला तल है, वो सिर्फ मैदान के जैसा है। लेकिन आधुनिक सोनार और महासागरीय अभियानों ने यह सिद्ध कर दिया कि महासागरीय नीतल जो है वो धरातल की तुलना में कहीं अधिक विविधतापूर्ण है। यहाँ विशाल पर्वत श्रेणियाँ हैं, गहरी खाइयाँ हैं, बहुत सारे विस्तृत बड़े मैदान हैं और ऊंचे पठार वगैरह भी जो है हमारे समुद्र तल में पाए जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे कि महासागरीय नीतल की उच्चावच के बारे में, यानी महासागरीय नीतल में
क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। लिखा है देखिए कि महासागरीय नीतल को मुख्य रूप से चार बड़े और कई लघु उच्चवचों में विभाजित किया गया है। पहला हो गया महाद्वीपीय मग्न तट। यह प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत हिस्सा होता है जो उथले समुद्र और खाड़ियों वगैरह को जल में डूबा रहता है। खाड़ियों वगैरह का जल में डूबा रहता है। ढाल देखा जाए तो इसका ढाल दोस्तों बहुत ही मंद, लगभग 1 डिग्री या फिर उससे कम होता है। गहराई इसकी देखी जाए तो इसकी औसत गहराई 150 से लेके 200 मीटर के बीच ही होती है। और इसकी चौड़ाई देखा जाए तो इसकी चौड़ाई लगभग इसकी चौड़ाई अलग अलग तटों पर अलग अलग होती है। यहाँ जहाँ तट के पास पर्वत होते हैं वहाँ जो है सरकरा होता है, और जहाँ तट के पास मैदान होता है वहाँ जो है बहुत ही ज़्यादा चौड़ा होता है। तो इसकी चौड़ाई जो है अलग अलग तटों पर अलग अलग होती है। इसका महत्व देखा जाए तो देखिए लिखा है कि विश्व के 25% पेट्रोलियम और गैस यहीं से प्राप्त होते हैं। मछली पालन वगैरह के लिए ये प्रमुख क्षेत्र होता है, जैसे ग्रेट बैंक वगैरह यहीं स्थित है। फिर दूसरा हो गया दोस्तों हमारा महाद्वीपीय मग्न ढाल। मग्न तट के समाप्त होते ही गहराई और ढाल में अचानक वृद्धि होती है, जिसे मग्न ढाल कहते हैं। ढाल देखा जाए तो इसका ढाल 2 से लेके 5 डिग्री के बीच होता है। गहराई देखा जाए तो यह 200 मीटर से लेके 3000 मीटर की गहराई तक फैला हुआ है इसकी गहराई। इसकी विशेषता देखा जाए तो यहाँ समुद्री निक्षेप वगैरह का बहुत ज़्यादा अभाव होता है, क्योंकि तीव्र ढाल के कारण मलबा रुक नहीं पाता है। यहाँ गंभीर समुद्री कंदराएं वगैरह भी पाई जाती है बहुत ज़्यादा, जो हमारा सबमरीन कैनियंस वगैरह जो है यहाँ पाए जाते हैं। तीसरा हो गया दोस्तों वो है गहरे समुद्री मैदान के बारे में। यहाँ महासागरीय नीतल का सबसे विस्तृत और सपाट क्षेत्र होता है। इसका विस्तार देखा जाए तो यह कुल महासागरीय क्षेत्रफल का लगभग 75% भाग में फैला होता है। गहराई देखी जाए तो इसकी गहराई 3000 से लेके 6000 मीटर के बीच होती है। विशेषता देखा जाए दोस्तों तो इसकी विशेषता जो है यह क्षेत्र मिट्टी, गाद और समुद्री जीवों के अवशेषों की पतली परत वगैरह से ढका रहता है। ये मैदान प्रशांत महासागरों में सबसे अधिक फैला हुआ सबसे अधिक विस्तृत है। फिर हमारा चौथा हो गया दोस्तों वो है महासागरीय गर्त। ये महासागर के सबसे गहरे और सक्रिय भाग होते हैं। इसकी आकृति देखा जाए तो ये लंबे और खड़ी ढाल वाले गड्ढे होते हैं। उत्पत्ति तो इसका निर्माण जो है वो प्लेट विवर्तनिकी के कारण होता है। जहाँ एक प्लेट दूसरी के नीचे घिसकती है उसी के कारण इसकी उत्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो प्रशांत महासागर का मरियाना गर्त जो कि 11022 मीटर का जो है विश्व का सबसे गहरा स्थान में से एक है। अब तक जो है लगभग 57 गते की खोज की जा चुकी है, लेकिन ये जो है सबसे लंबा है, सबसे गहरा माना जाता है। और बहुत सारे छोटे मोटे अन्य उच्चावच हैं, उनके बारे में भी देखा जाए तो लिखा है कि मुख्य भागों के अलावा नीतल पर कुछ अन्य विशिष्ट आकृतियां भी मिलती है, जिसमें पहला हो गया हमारा मध्य महासागरीय कटक। यह समुद्र के अंदर डूबी हुई पर्वत श्रृंखला है जो हजारों किलोमीटर लंबी होती है। उदाहरण के लिए मध्य अंटार्कटिका कटक। फिर है नीतल पहाड़। ये ज्वालामुखी पर्वत है जो कि समुद्र के अंदर होते हैं, लेकिन उसकी चोटी जो है वो सतह तक नहीं पहुंचती। ये नीतल पहाड़ हो गया। फिर हमारा हो गया गुयोट दोस्तों, जो कि सपाट सीकर वाले समुद्री पहाड़ों को गुयोट कहते हैं। फिर हमारा है परवाल भीतियाँ वगैरह, तो समुद्री जीवों वगैरह द्वारा निर्मित चूने की चट्टान ये हमारा होती है परवाल भीति। तो ये सभी जो है महासागरीय उच्चावच उसकी नीतल भाग के बारे में था। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। तो लिखा है दोस्तों कि महासागरीय नीतल की संरचना बहुत ही जटिल और विविधतापूर्ण है, जो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों और प्लेट विवर्तनिकी का परिणाम है। ये जो इसकी संरचना जो है वो उसकी पृथ्वी की आंतरिक शक्ति और प्लेट विवर्तनिकी वगैरह का ही परिणाम है। मग्न तट से लेकर गहरे गतों तक का यह उच्चावच न केवल विशाल खनिज और ऊर्जा का ऊर्जा संसाधनों का भंडार है, बल्कि ये जो है विश्व स्तर पर जलवायु और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को भी कंट्रोल करने का
काम करता है, यानी उसे भी कंट्रोल करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। महासागरीय नित्तल की संरचना के बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है और ये पूछा जा सकता है, तो आपको हर हाल में कर लेना है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों कि हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, यानी जो हमारा इकोसिस्टम है वो क्या है, इसकी संरचना के बारे में, इसकी कार्य प्रणाली के बारे में हम लोग डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए आंसर लिखा है कि पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको इकोसिस्टम बोलते हैं, इसका शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले 1935 में किया गया था। यानी जो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द है उसको जो है सबसे पहले 1935 में A.G. टॉसले द्वारा किया गया था। भूगोल में यह एक ऐसी क्षेत्रीय इकाई है जहां जैविक और अजैविक घटक आपस में संबंधित होते हैं। टॉसले के अनुसार देखा जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जो पर्यावरण के जीवित और निर्जीव घटक के बीच होने वाले जटिल अंतक्रियाओं से निर्मित होता है, तो वही हमारा पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। ये कहा था A.G. टॉसले ने, ठीक है। यह प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई में से एक है। चलिए आगे हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी संरचना के बारे में। तो देखिए इसे दो मुख्य घटकों में विभाजित किया जाता है। पहला हो गया अजैविक घटक, दूसरा हो गया जैविक घटक। तो देखिए अजैविक घटक के बारे में देखेंगे तो ये निर्जीव तत्व है जो जैविक समुदाय के विकास को निर्धारित करने का काम करती है, जिसमें हमारा आता है जलवायु कारक, सौर विकिरण, तापमान, वर्षा और वायु की गति और आर्द्रता वगैरह इसमें शामिल है। ये ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत और वितरण को कंट्रोल करने का काम करते हैं। दूसरा हो गया अकार्बनिक पदार्थ, जिसमें जल हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, फास्फोरस हो गया और सल्फर वगैरह, ये विभिन्न चक्र वगैरह के माध्यम से प्रवाहित होते हैं, ठीक है। तीसरा हो गया कार्बनिक पदार्थ दोस्तों, तो ये हमारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स वगैरह ये मृत जीवों के अपघटन से प्राप्त होते हैं और मिट्टी की उर्वरता वगैरह को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये सभी जो हमारा वो अजैविक घटक है, यानी निर्जीव घटक है। अब हम लोग देखेंगे जो है जैविक घटक के बारे में साथियों। तो चलिए देखते हैं जैविक घटक। तो पोषण के आधार पर इसे 3 वर्गों में विभाजित किया गया, यानी जो हमारा जैविक घटक है उसे भी जो है 3 वर्गों में, 3 श्रेणियों में बांटा गया। पहला हो गया उत्पादक, मुख्य रूप से हरे पौधे इसमें आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं, और इसे हम लोग स्वपोषी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। फिर दूसरा हो गया दोस्तों जो है उपभोक्ता, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, और इसे जो है 3, देखिए इसमें हमारा 3 है, जिसमें पहला प्राथमिक, जिसमें शाकाहारी लोग होते हैं जैसे कि गाय, हिरण वगैरह। दूसरा हो गया छोटे मांसाहारी, जिसमें मेढक, लोमड़ी वगैरह। और तीसरा है दोस्तों जिसे तृतीयक या फिर शीर्ष बोलते हैं, ये बड़े मांसाहारी, जिसमें शेर वगैरह, बाज वगैरह आते हैं। तो ये सभी उपभोक्ता हो गया। और तीसरा हमारा क्या हो गया? तीसरा हो गया अपघटक, जो कि सूक्ष्म जीव, जिसमें बैक्टीरिया, कवक वगैरह, जो मृत पदार्थों वगैरह को सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ देने का काम करते हैं, जिससे दोबारा से, यानी जिन्हें पौधे पुनः उपयोग कर सकते हैं। तो ये 3 जो है हमारा दोस्तों वो जैविक, यानी ये जो 3 जैविक घटक हैं। आगे देखेंगे कि जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है उसके कार्य प्रणाली के बारे में, यानी इसका काम कैसे, काम ये कैसे करता है। तो चलिए समझने का प्रयास करेंगे। पहला हो गया ऊर्जा गतिकी। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो है हमारा ऊर्जा का प्रवाह ऊष्मा प्रवैगिकी होता है, यानी थर्मोडायनेमिक के 2 नियमों पर यह आधारित है। पहला हो गया प्रथम नियम दोस्तों, ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो ये पहला नियम हो गया। दूसरा हो गया कि जब ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाती है तो उसका कुछ भाग जो है ऊष्मा के रूप में वातावरण में जो है फैल जाता है, वातावरण में विसरित हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे। लिखा है कि 10% नियम। तो लिंडेमान के अनुसार कर्मिक पोषक स्तरों पर ऊर्जा की उपलब्धता तेजी से घटती है, इसलिए खाद्य श्रृंखला जो हमारा होता है वो 4-5 स्तर से लंबी नहीं होती है। तो ये पहला था हमारा दोस्तों। पहला क्या था? वो था ऊर्जा गतिकी। दूसरा हो गया दोस्तों वो है पारिस्थितिकी उत्पादकता।
जिसमें पहला हमारा इसमें हो जाता है प्राथमिक उत्पादकता, पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बनाई गई ऊर्जा। फिर आगे है कि शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, पौधे द्वारा खुद के शोषण के बाद बची हुई ऊर्जा जो कि उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होती है। ठीक है, आगे जो हमारा तीसरा दोस्तों वो लिखा है, यानी गा जो हमारा हो गया भूजैव रासायनिक चक्र। ऊर्जा के विपरीत पोषक तत्व वगैरह का प्रवाह चक्रीय होता है। इससे गैसीय चक्रण जिसमें नाइट्रोजन गैस वगैरह, कार्बन वगैरह और अवसादी चक्र वगैरह जिसमें फास्फोरस और कैल्शियम वगैरह इसमें शामिल होते हैं। फिर हमारा अगला है दोस्तों कि पारिस्थितिकी स्थिरता। प्रत्येक तंत्र में एक नियामक क्रियाविधि होती है। उदाहरण के लिए देखा जाए कि यदि शाकाहारियों की संख्या घटती है या फिर बढ़ती है तो भोजन की कमी और शिकारियों की संख्या बढ़ने से वह स्वतः कंट्रोल हो जाती है। तो ये हमारा देखा जाए पारिस्थितिकी स्थिरता वगैरह को भी ये दिखाने का काम करता है। आगे हम लोग देखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार के बारे में। जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है वो कितने प्रकार का होता है। तो देखिए पहला ये जो भी होता है 2 प्रकार का नॉर्मली होता है। पहला हो गया प्राकृतिक प्रकार, दूसरा हो गया कृत्रिम प्रकार। तो देखिए प्राकृतिक में है स्थलीय जिसमें हमारा वन होता है, घास के मैदान होते हैं, मरुस्थल वगैरह इसमें आता है। दूसरा हो गया दोस्तों वो है जलीय जिसमें ताज़ा जल हो गया, समुद्री हो गया, एस्टुअरी वगैरह इसमें आते हैं। और दूसरा जो प्रकार है वो कृत्रिम प्रकार यानी मैन मेड यानी मानव निर्मित, जिसमें कृषि भूमि हो गई, एक्वेरियम हो गया, अंतरिक्ष यान वगैरह हो गया। तो ये हमारा पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार है साथियों। निष्कर्ष समझेंगे तो निष्कर्ष लिखा है दोस्तों जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है वो प्रकृति का वह आधार है जो जीवन का चक्र चलाता है। यह सजीवों और उसके पर्यावरण के बीच एक अटूट कड़ी है। यदि इस तंत्र का संतुलन बना रहता है तो पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित रहता है। इसलिए पर्यावरण का संरक्षण ही जो है इस तंत्र और मानव जाति के भविष्य को बचाने का एकमात्र रास्ता, यानी ये जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है ये बहुत ही ज़रूरी है और ये जीवन चक्र को चलाने का काम करता है। ये सजीव और उसके पर्यावरण वगैरह के बीच एक अटूट कड़ी के रूप में काम करता है और ये सभी तंत्र वगैरह के माध्यम से सभी चीज़ों को संतुलन बनाए रखने का भी काम करता है। तो ये आपका जो दोस्तों AC1 यानी जो आपका माइनर ज्योग्राफी था, ठीक है, एसोसिएटेड कोर 1 ज्योग्राफी के लिए, भूगोल के लिए बस हमने सिर्फ 8 ही प्रश्न लिए हैं। यही 8 प्रश्न आपको अच्छे से करना है, साथ ही साथ आपको एक बार सिलेबस देख लेना है। इसी के साथ दोस्तों आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा जल्द ही। लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।